हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम छुट्टी में गए हुए थे, उसके बाद बहुत दिन आपसे मिल नहीं पाए। इस वीडियो के थ्रू हम फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग शायद मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हो। ओके, वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ आपने सीख रखा होगा और उसके बाद बहुत कुछ आपको सीखना है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने जो पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ रखा होगा आपने कि कोई करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा होगा करंट कैरिंग एलिमेंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो है किसी पॉइंट पे उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बायट-सावर्त लॉ पढ़ा होगा। बायट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में भी 3-4 केसेस होते हैं, 4-5 केसेस, वो आपने कर लिया होगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे का है कि बायट-सावर्त लॉ सर आपने बता दिया कैसे क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। ओके, तो सिंपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब पढ़ते हो तो बायट-सावर्त लॉ, तो बायट-सावर्त लॉ में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत फटाफट। तो बायट-सावर्त लॉ जो होता है, ये क्या होता है, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, या फिर आपसे पूछा गया कि ये आपका जो है गॉस लॉ क्या है, या फिर और भी कुछ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज जो होता है उसके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला देता है, एक टूल है। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो सिंपली हम बोलते हैं कि टूल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, गॉस लॉ भी क्या है, कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना, तो बहुत सारे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो आता है बायट-सावर्त लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ओके, बायट-सावर्त लॉ जो है क्या होगा, टूल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड करंट कैरिंग एलिमेंट। इतना समझ गए। ओके, मोटा मोटे तौर पे हम एक लाइन में ये समझेंगे, इट इज अ टूल टू कैलकुलेट। टूल बोलो या आप वेपन बोलो या हथियार बोलो, औजार बोलो, जो भी समझो। ओके, ये क्या है, एक मेथड है जो कि बायट-सावर्त ने पहले दिया था कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट है तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके सराउंडिंग स्पेस में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो बायट-सावर्त लॉ से आता है। सिंपली हम इसको समझते हैं कि कोई एलिमेंट है और इसमें करंट है I और ये DL है, तो करंट एलिमेंट हो जाता है आपका IDL। ओके, IDL अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें, अब इसमें मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। इस छोटे से जो DL है IDL, ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन के लिए भी आपको बताया गया होगा, राइट हैंड थंब रूल है जो होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ऐसा करके। ये जो होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो IDL, तो I देखो यहाँ पे I का इधर है IDL का डायरेक्शन, और R का डायरेक्शन क्या है, इधर है। ओके, IDL से R को आप रोटेट करोगे तो ये होगा इनटू द प्लेन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा P पर, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B वेक्टर जो होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे तो इनटू द प्लेन होगा, अब ये जो है यहाँ पे B की बात करें, DB की बात करें, ठीक है। DB का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देते हैं μ0/4π IDL क्रॉस R/r³
बाइट-सेवर्ट लॉ कहलाता है, बाइट-सेवर्ट लॉ कहलाता है ये वाला। ओके, सो इसको याद रखेंगे। अब इसको हम वेक्टर से हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू म्यू ऑफ 4 पाई IDL। देखो IDL r, अगर ये एंगल जो है थीटा है तो ये हो जाएगा IDL r sin थीटा, और n कैप होगा, n कैप की जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो IDL sin थीटा बाय ये r होगा तो एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये r स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड में हम बाइट-सेवर्ट लॉ को इस तरह से लिखते हैं। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ये होता है छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अब इसका ही एप्लीकेशन करके हम डिफरेंट सिचुएशन में हम टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं। ओके, सो वो आप लोग कर रखे होंगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आपको आया होगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि बाइट-सेवर्ट लॉ जो है स्ट्रेट कंडक्टर के केस में बाइट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन कैसे करना है उसको हम कर लें तो ठीक है जी, उसको भी हम कर लेंगे। ओके, सो चलो देखो इसको, जैसे कि मान लो कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है और ये स्ट्रेट कंडक्टर में I करंट है और ये पॉइंट P है आपका, और इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ओके, सो अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड जो है ये तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से मान लेते हैं कि ये B है, और ये वाला एलिमेंट जो है P पर या P जो है इस एंड के साथ अल्फा एंगल बनाता है और P जो है इस एंड के साथ बीटा एंगल बनाता है। ओके, तो ये वाला स्ट्रेट कंडक्टर पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्शन के लिए तो राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट कंडक्टर, तो यहाँ पर देखेंगे ये थंब जो है करंट का डायरेक्शन होता है, कर्लिंग द फिंगर जो होगा कर्लिंग द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इधर कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप में होता है। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको रख दिया और इसको कट करेंगे तो इनटू द पोर्ट जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्रॉस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा। चलो डायरेक्शन पता चल गया, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हम ऐसा काम करते हैं आपको उसमें भी बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, जब स्ट्रेट जो है चार्ज कंडक्टर की वजह से क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ओके, सो इस केस में मान लो कि ये है आपका तो चल रहा है, ये हम छोटा सा ये नहीं चल रहा है, ये हम छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल कंसीडर कर लेते हैं और ये जो है इस पॉइंट P पे मान लेते हैं कि क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये है डिस्टेंस D और ये मान लेते हैं कि ये L, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L है, L पे हमने DL कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस पे, यहाँ से L डिस्टेंस पे DL कंसीडर किया। अब देखो आप देखोगे यहाँ से यहाँ मूव करोगे इस कंडक्टर पे मूव करोगे तो क्या होगा, L का जो वैल्यू है चेंज होगा, L का वैल्यू चेंज होगा और थीटा का भी वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो इधर से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 0 से अल्फा जाएगा और यहाँ से अगर नीचे आए तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 से माइनस बीटा होगा। ओके, सो 0 से प्लस अल्फा और 0 से माइनस बीटा, तो मतलब L चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है। तो अब चलो इतना तो समझ गए। अब हम इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ये मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये 90 प्लस थीटा हो जाता है, ये थीटा हो गया, ये 90 प्लस थीटा हो जाता है। तो छोटा सा आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो आप लिखोगे म्यू I dl
साइन 90 प्लस थीटा, और देखो ये वाला आर स्क्वायर, ये आर है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें याद रखेंगे तो आर स्क्वायर करने का मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज्योमेट्री का यूज करते हैं, जब इसका जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का भी यूज होता है। तो ये देखो आर और एल और थीटा तीनों वेरिएबल है, आर एल और थीटा, आर एल और थीटा तीनों वेरिएबल है। आपको वेरिएबल के टर्म में फाइनल रिजल्ट तो देना नहीं होगा, नॉन क्वांटिटी के टर्म में, डी के टर्म में देना होगा, अल्फा के टर्म में देना होगा, बीटा के टर्म में देना होगा। ओके, सो हमारा मेन मोटो क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना। ओके, सो यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, d बाय आर इक्वल टू लिख सकते हो cos थीटा लिख सकते हो, सो r को आप लिख सकते हो d बाय cos थीटा, दैट इज आप लिख सकते हो d sec थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा l बाय d को आप क्या लिख सकते हो, l बाय d को tan थीटा लिख सकते हो, ठीक है जी, इसका मतलब l को आप d tan थीटा लिख सकते हो जी, और इसका मतलब dl को आप क्या लिख सकते हो, d sec स्क्वायर थीटा, d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं आप। ओके, सो ये ज्योमेट्रिक जो है मैनिपुलेशन वर्क करता है यहाँ पे जब डेरिवेशन करते हैं इसका, उसको याद रखोगे। तो ये होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 प्लस आर, मतलब कि आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कर दो, एक बार आर स्क्वायर लिख ही देते हैं। इसको ही हम देखो डीवी को हम लिख सकते हैं म्यू, और साइन 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं आई, और dl को हम ये वाला लिख देते हैं d sec स्क्वायर थीटा, d sec स्क्वायर थीटा, d sec स्क्वायर थीटा नहीं है, d इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, यहाँ पे ये वाला d डिफरेंशियल नहीं है। ओके, इस तरह से ध्यान रखेंगे। सो और इसके साथ ये sin 90 प्लस थीटा जो होता है cos थीटा हो गया इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय r का वैल्यू हम ये वाला पुट कर लेते हैं, r जो होता है d sec थीटा होता है तो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका, अब देखो इसको सिंपलीफाई कर देते, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक d कैंसिल, ये बचा cos थीटा d थीटा। ओके, सो इसका मतलब dv इक्वल टू लिखेंगे तो आप लिखेंगे म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई छूट रहा था बच्चे, चेक कर लोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई छूट रहा था तो म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम आई डी आई cos थीटा d थीटा बाय क्या हो जाएगा, अब तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल ही हो गया, हाँ आई बाई डी, यहाँ पे इस तरह से। तो डी का फॉर्मेट ये मिल गया आपको। सिंपली हमें क्या करना है, डी का कैलकुलेशन करना है तो डीवी को इंटीग्रेट कर दो, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट पाई आई डी कांस्टेंट होता है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी हम बाहर ही ले लेते हैं, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, और थीटा का वेरिएशन जो होता है माइनस बीटा से प्लस अल्फा होता है, माइनस बीटा से प्लस अल्फा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो अब इसी यहीं से आता है आपका जो आइकॉनिक जो है फॉर्मूला होता है करंट स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का आइकॉनिक फॉर्मूला होता है आपका B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम I बाय D टाइम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यहीं से आता है। आई होप ये आप समझ गए। ओके, अब इसका ही मैनिपुलेशन करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, इसका हम मैनिपुलेशन करते हैं बहुत सारा। अब मान लो कि इनफाइनाइट वायर हुआ, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर,
इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर करने का मतलब अगर सफिशिएंटली लार्ज लेंथ का करंट कैरिंग वायर है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू वायर होता है, तो इस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए वायर जो है बिहेव करेगा लाइक इनफाइनाइट लेंथ का। ओके, सो इस केस में इनफाइनाइट लेंथ की बात करेंगे तो अल्फा भी 90 डिग्री हो जाता है, बीटा भी 90 डिग्री हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते वक्त भी आपको ये चीजें बताया गया था। ओके, सो इस केस में इनफाइनाइट लेंथ वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय d और sin 90 अल्फा, sin अल्फा करने का मतलब sin 91, sin बीटा करने का मतलब sin 91, दैट इज 1 प्लस 1 2 हो गया और इस 4 को डिवाइड कर देगा तो म्यू नॉट i बाय 2 पाई d, म्यू नॉट i बाय 2 पाई d। तो ये सब इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए सीधा याद रखेंगे कि क्या होता है म्यू नॉट i बाय 2 पाई d। ओके, सो इसको याद रखोगे, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट i बाय 2 पाई d। d क्या होगा, d क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ वायर को आप इस तरह से डॉट 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 ऐसा शो करते हो, यहाँ से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, d क्या है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है गिवन पॉइंट के लिए। सो ये याद रखेंगे। अब मान लो कि इनफाइनाइट वायर लेंथ का है, लेकिन जो है मान लो कि ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p जो होगा नियर वन एंड। ओके, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट जो है नियर वन एंड। ओके, सो इस केस में देखें तो अल्फा तो 90 डिग्री हो गया बट बीटा 0 डिग्री हो गया। सो इस केस में क्या होगा, बी की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, पी मैग्नेटिक फील्ड एट पी की बात करेंगे तो बी एट पी जो हो जाएगा म्यू नॉट i बाय 4 पाई d और ये हो गया sin अल्फा sin 90 डिग्री sin बीटा sin 0 डिग्री। ओके, ठीक है जी। सो ये bp जो होता है म्यू नॉट i बाय 4 पाई d 1 प्लस 0, bp जो होता है म्यू नॉट i बाय 4 पाई d इंटू 1 म्यू नॉट i बाय 4 पाई d। ओके, सो ये इस केस में जो है इस पॉइंट पे जब पॉइंट नियर वन एंड होता है तो ये हो जाता है आपका म्यू नॉट i बाय 4 पाई d। ओके, अब और बाकी चीजें हैं, अल्फा बीटा वाला तो है तो पता कर ही लोगे और बाकी चीजें तो उसको कर ही लोगे। अब मान लो कि हाँ ये फाइनाइट लेंथ का है, तीसरा केस होता है फाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट लेंथ का है। ओके, और ये जो है इसका कुछ इस तरह से पॉइंट जो है यहाँ पर है, पॉइंट जो है यहाँ पे P, ये फाइनाइट लेंथ का। ये पॉइंट जो है देखो तो ये जो परपेंडिकुलर आर्म हो सकता है उससे एक एंड जो है अल्फा ये बीटा बना रहा है, दूसरा एंड जो है अल्फा बना रहा है। दूसरा एंड जो है अल्फा बना रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा म्यू नॉट i बाय 4 पाई d और ये हो गया sin अल्फा माइनस sin बीटा। इस केस में ये जो है बीटा अल्फा दोनों एक ही सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उस टाइम भी आपको ये चीज आपको डिस्कस किया गया था। ओके, सो इस केस में ये मतलब इस केस में अल्फा और बीटा क्या हो जाता है सेम सेंस में होता है, अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव। जब दूसरा वाला केस अगर ऐसा होता है, यहाँ पर पॉइंट है ये फाइनाइट लेंथ का है, तो इस केस में जो बीटा होता है अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया
तो बीटा निगेटिव हो जाएगा। अल्फा पॉजिटिव हो गया तो बीटा निगेटिव हो जाएगा, या बीटा पॉजिटिव हो गया तो अल्फा निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए प्लस आ जाता है यहाँ पर, और इसके लिए जो होगा माइनस आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ऐसा न्यूमेरिकल भी कराया गया होगा। ओके, तो ये सब देख लेंगे, हम कर लेंगे। नाउ हम बात करेंगे ये वाइट-शेवर्ट लॉ का स्ट्रेट कंडक्टर का हो गया थ्योरेटिकली। हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल जो है आपको मॉड्यूल भेज दिया जाएगा, उस मॉड्यूल में को सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गया वाइट-शेवर्ट लॉ की बात कर ली। नाउ हम बात कर लेते हैं सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। ओके, सो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मान लो कि ये है आपका एक लूप जिसमें कि करंट है, और यहां से एक्सियल डिस्टेंस एट एनी एक्सियल पॉइंट, एट एनी एक्सियल पॉइंट। ओके, सो यहाँ से देखो एक पॉइंट है P, और इसमें कंसीडर करते हैं कि ये करंट फ्लो कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा, मान लो कि ये लूप है, इस तरह से लूप है, और इसके इस लूप के एक्सिस पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये लूप है यहाँ से, तो यहाँ पे छोटा सा कंसीडर करेंगे, छोटा सा कंसीडर किया, ये इसको आइडियल बोल देते हैं, और इस पॉइंट P पे इस आइडियल की वजह से देखेंगे तो ये देखो कि ये जो है आइडियल इधर जा रहा है, इस तरह से आइडियल इधर है, इस डायरेक्शन में आइडियल है, और यहाँ से देखें तो इस डायरेक्शन में R है। तो आइडियल पे हमेशा क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर देखें तो आइडियल हमेशा क्या होगा, R पे परपेंडिकुलर होगा। आइडियल का डायरेक्शन देखेंगे तो हमेशा आइडियल ऐसा होगा, और R जो होगा ऐसा होगा। ओके, आइडियल इस डायरेक्शन में होगा, और ये R ऐसा है तो हमेशा, या फिर आइडियल इस डायरेक्शन में होगा और R ऐसा है तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। आइडियल और R जो हो जाएगा ये है R। ओके, सो आइडियल और R जो होगा is perpendicular to R always। each and every element के लिए देखेंगे तो आइडियल क्या होगा, R पे परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, सो ये हो गया R आपका। तो R की बात करें, अगर ये मान लो कि ये एक्सियल सेपरेशन x है, और ये सर्किल लूप का रेडियस जो है R है। ओके, ठीक है जी। सो इस केस में R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गई, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे dB की बात करेंगे तो dB जो होगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो इसका देखेंगे dB जो होगा, तो आइडियल इधर है आइडियल, और R है ऐसा। ओके, देखो ब्लैक वाला जो मार्कर है R को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आइडियल को। तो ये देखो प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, तो इस प्लेन में अगर हम आइडियल क्रॉस R करेंगे, आइडियल क्रॉस R करेंगे, इस प्लेन में अगर आइडियल क्रॉस R करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आइडियल क्रॉस R। मैग्नेटिक फील्ड हमारा थंब का डायरेक्शन दिख रहा है, हमारा थंब का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन में हो जाएगा। सो आइडियल क्रॉस R का इसको अगर हम इस तरह से दिखा दें, डायरेक्शन इस तरह से दिखा दें, तो मतलब आइडियल इधर है ब्लू वाला मार्कर, आइडियल का डायरेक्शन ब्लू वाला मार्कर, और R का डायरेक्शन है ब्लैक वाला मार्कर, दोनों परपेंडिकुलर पे है। आइडियल का डायरेक्शन देखो ये इधर ब्लू वाला मार्कर, R का डायरेक्शन, तो ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। अब इस आइडियल क्रॉस R करेंगे, तो आइडियल क्रॉस R करें तो आइडियल क्रॉस R, थंब का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब का डायरेक्शन देखो, आइडियल क्रॉस R, तो राइट हैंड थंब का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम थंब को शो करें, मतलब इधर से इधर।
इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, आर पे भी परपेंडिकुलर, आइडियल पे भी परपेंडिकुलर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, सो डीबी की बात करें तो डीबी देखो क्या होगा, ऐसा होगा, डीबी ऐसा होगा। अब ये बात बताओ कि यहाँ पे आइडियल ऐसा है, तो यहाँ पे जो आइडियल होगा, यहाँ पे आइडियल करंट एलिमेंट जो होगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट ऐसा होगा। इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये वाला ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो इसकी वजह से डीबी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से डीबी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से डीबी इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से डीबी इस डायरेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे हमेशा देखोगे तो ये क्या होगा कि ये y कंपोनेंट दोनों का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा। ठीक है जी, सो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा। तो ये ध्यान देंगे कि ईच एंड एवरी जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए, ईच एंड एवरी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, x कंपोनेंट बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये लूप है और लूप के एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ओनली इन एक्सियल डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में, इधर हो चाहे इधर हो। ओके, इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, वो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मान लो कि ये लूप इस तरह से है और इस तरह से करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, अगर इधर से देखें तो। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि डीबी का दो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डीबी will be nullified due to symmetric current element just symmetric which is just diametrically just at diametrically opposite point। ओके, सो y कंपोनेंट वाला नहीं होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, will be in axial direction only। ओके, axial direction only। ओके, सो ये याद रखिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। सो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे, इसको याद रख लो, इसको हम मिटा देते हैं। मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे हम, सो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो डीबी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो डीबी एक्स की बात करें तो डीबी एक्स क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा कैसे होगा देखो तो
ये वाला अगर ये r जो है यहाँ से रेडियस से थीटा बनाता है कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देंगे dv cos थीटा हो गया और dv का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई i dl बाय r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आइडियल क्रॉस r करेंगे तो आइडियल क्रॉस r करेंगे तो आइडियल r sin फाई, sin फाई मतलब फाई तो ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में फाई जो होगा 90 डिग्री हमेशा रहेगा, तो sin फाई का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, तो आइडियल बाय r स्क्वायर हो गया। और इसकी बात करेंगे तो dvx की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dv cos थीटा, तो म्यू नॉट 4 पाई i बाय r स्क्वायर dl और कोसाइन ऑफ थीटा की बात करें तो cos थीटा देखो तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चे, cos थीटा हम लिख सकते हैं r बाय r लिख सकते हैं, सॉरी r बाय r लिख सकते हैं, r बाय r लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको देख लो, सो इसको हम r बाय r लिख सकते हैं। सो b नेट की बात करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dvx कर दे तो फटाफट ये क्या हो जाएगा यहाँ पे l तो ये r भी तो फिक्स्ड है, r भी क्या हो जाएगा फिक्स्ड ही है ना, r का वैल्यू देखो तो यहाँ पे r भी तो नहीं चेंज करेगा, ये r जो है चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा कॉइल है और इस पॉइंट का अगर सेपरेशन देखेंगे किसी भी डायमेट्रिकली पॉइंट से तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो r का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x भी कांस्टेंट ही है, एक्सियल डिस्टेंस आपको बेसिकली कांस्टेंट ही देगा, ओके, x वैरी नहीं कर रहा है, ओके। सो इस केस में ये हो गया i म्यू नॉट 4 पाई r बाय r क्यूब, i तो रहेगा ये यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन कर देते हैं, dl क्या हुआ जी, ये जो है छोटा सा लूप का पार्ट dl है, तो लूप के पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो लूप के पार्ट को सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लूप का सरकमफ्रेंस ही मिलेगा। सर्कुलर रिंग है उसके छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा सरकमफ्रेंस ही मिलेगा ना। सो ये याद रखेंगे v नेट इक्वल टू हो गया म्यू नॉट i r बाय 4 पाई r क्यूब एंड dl का सम अप क्या हो जाएगा 2 पाई r, सीधा बोल दो बस बात खत्म हो गया जी। तो ये हो जाएगा v नेट क्या हो जाएगा बच्चे, देखोगे इसको अच्छे से गौर से देखोगे, इसी कंसेप्ट का यूज हम क्या करेंगे सोलेनॉइड के केस में करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज सोलेनॉइड के केस में करेंगे, ओके। सो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, बी नेट की बात करेंगे तो ये हो गया जी बी नेट हो गया हमारा म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसको भी एक्सियल डिस्टेंस r क्यूब को लिखते हैं, तो एक्सियल डिस्टेंस जो हो गया r स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का हाफ दैट इज √2, तो r क्यूब हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। इसको भी आप याद रखोगे, बहुत सारे बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है, इसीलिए हम आसानी से इसको कर दिए। सो ये देखो यहाँ पे ये जो है r क्यूब को लिखेंगे कि ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी एक्सियल पॉइंट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी एक्सियल पॉइंट, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इसको ही सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसमें भी केसेस आ सकते हैं, ओके।
तो ये जो है अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, आप लोग नोट कर लोगे, एक दो बार आप खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, दो बार तो नोट बनाओगे तो लिखोगे ही, एक बार बिना नोट देखे आप खुद से लिख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्योंकि जेईई में आपको डेरिवेशन जो है, अगर आप डेरिवेशन को भी लिखते हो तो बहुत ही वो हेल्पफुल होता है। बहुत सारे एडवांस के लेवल के प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें लिखना पड़ता है, आपको इक्वेशन लिखने का आदत डालना पड़ता है, डेरिवेशन ड्राइव करने का आदत डालना पड़ता है। तो उसको लिखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार लिखो, पूरा पूरा लिखते रहो। ओके, सो एडवांस का पेपर जब तक आपको लिखने का आदत नहीं है, घसने का आदत नहीं है, जब तक आप नहीं घसोगे पेन पेपर लेकर, तब तक बहुत मुश्किल होगा। ओके, सो घसते रहो, दो चार बार कर लेना, फिर समझ में आ जाएगा। तो बी नेट जो होगा ये देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये लूप है और इसका रेडियस आर है और इसका एक्स पॉइंट पी जो है एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। ओके, तो इस केस में अगर पाई आर स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। ओके, आई क्या है, करंट इन लूप, आई करंट इन लूप। अगर मान लेते हैं इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो तो बी की बात करेंगे तो ये करंट जो है आई ना होके ये क्या होगा, बी नेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू एन आई। आई की जगह आप क्या यूज करोगे, अगर मान लो कि इसी लूप में n नंबर ऑफ टर्न है, इस तरह से n नंबर ऑफ टर्न है, तो करंट की जगह, करंट में आई की जगह आप क्या लिखेंगे, एन आई लिखेंगे इनटू एरिया ऑफ लूप लिख देना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का पावर 3/2। ये आ गया अगर n लूप होगा तो। इसमें ही और चीजें याद रखनी पड़ती है आपको, क्या क्या याद रखना पड़ता है इसमें, तो दो केस याद करना पड़ता है। दो केस के बाद आपको सबसे पहले अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, अगर मान लो कि x जो है बहुत बहुत छोटा हो गया r से, या x 0 हो गया, x 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, b जो है x 0 हो गया, x का वैल्यू 0 होने का मतलब पॉइंट p जो होगा, x का वैल्यू 0 होने का मतलब पॉइंट p क्या होगा, सेंटर पे होगा। क्या होगा बच्चे, सेंटर पे होगा, तो b सेंटर ऑफ लूप। ओके, इसका मतलब एट सेंटर ऑफ लूप, तो सेंटर ऑफ लूप पे बी सेंटर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो गया म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो ये 4 पाई और ये हो गया r क्यूब हो गया। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया कि बच्चे, पाई पाई जो हो गया। अच्छा, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बताओ तो, 2 एक छूट रहा है बच्चे, देखो यहाँ पे 2 छूट रहा होगा। ओके, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आया था, तो यहाँ पे 2 छूट रहा है बच्चे, उसको वही तो हमें लगा कहीं कोई मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे 2 भी याद रखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 छूट रहा था, सो यहाँ पे आप इसको 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा है, तो ये 2 देखो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 हो गया, और ये आर स्क्वायर को क्या करेगा, खा जाएगा, तो बचेगा क्या, आई बाय आर ही बचेगा, तो म्यू नॉट आई बाय आर। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण, कंप्लीट सर्कल के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण, कंप्लीट सर्कुलर लूप में कंप्लीट सर्कल के कारण उसके सेंटर पे, सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई बाय 2
2r होता है, उसी में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा तो n टाइम i लिखेंगे। यहाँ पे i की जगह आप क्या लिखेंगे, n टाइम i, तो म्यू नॉट n i बाय 2r हो जाएगा अगर n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है अगर तो। इसके अलावा आगे आप पढ़ोगे एक टर्म मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप पढ़ोगे या फिर मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, जैसा कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमने पढ़ा था और उसका डाइपोल मोमेंट और उस डाइपोल के कारण क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हमने सीखा था, पोटेंशियल कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है उसको भी सीखा था हमने। तो उस केस में यहाँ पर भी वैसा ही याद रखेंगे, जैसे डाइपोल मोमेंट होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप जो होगा इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे और भी इसमें न्यूमेरिकल लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप जो होता है करंट इन लूप इनटू एरिया, ओके। और टर्न अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो करंट की जगह i की जगह n टाइम i लिखते हैं, ओके। सो करंट इनटू एरिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको पता है मोमेंट वाला क्वांटिटी जो है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका वेक्टर जो होगा, इसका डायरेक्शन जो होता है वो जो करंट है लूप में उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इसमें उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी सिंपली याद रखेंगे करंट इन लूप इनटू एरिया जो हो जाएगा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप हो जाता है। और करंट कैरिंग लूप जो होता है याद रखेंगे, करंट कैरिंग लूप जो होता है वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंटली समझेंगे इसको, मैग्नेट की तरह ही देखेंगे। कोई लूप में अगर करंट है तो उसको मैग्नेट की तरह ही हम देखेंगे, ओके। सो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है, उसका डाइपोल मोमेंट होता है, उस यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे करंट इनटू एरिया। तो अगर ये लूप है और लूप में n नंबर ऑफ टर्न है और इसमें करंट है I और इसका रेडियस है r, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम m से डिनोट करते हैं। m जो हो जाएगा n इंटू आई और इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, ओके। सो ये एरिया हो गया। सो अब इसको हम इस तरह से भी याद रखेंगे। सो अगर हम बात करें m इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो याद रखोगे m इक्वल टू हो जाएगा आपका n i पाई r स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। सो अगर मान लो कि अभी हमने एक डिराइव किया कि एक लूप है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है और इसमें करंट I है और इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट P पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो B आप लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई n I, n नंबर ऑफ टर्न है तो n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो n I और 2 पाई r स्क्वायर था। यहाँ पे बच्चे बीच में हम मिस्टेक कर दिए थे, 2 को छोड़ दिए थे, तो उसको चेक कर लोगे वीडियो में पीछे जाके, जहां पर भी होगा तो आप एक बार चेक कर लोगे, ओके। म्यू नॉट n I 2 पाई r स्क्वायर ये होता था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 और ये देखो b जो हो जाएगा इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट और देखो ये 4 पाई और देखो ये 2 को बाहर ले ले तो n I पाई r स्क्वायर तो m हो गया 2m बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
का पावर 3/2। आप इसको इस तरह से भी याद रखोगे बच्चे। सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। या सर्कुलर लूप जो होता है, करंट कैरिंग लूप जो होता है, सर्कुलर हो चाहे कैसा भी, वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो सर्कुलर लूप का करंट कैरिंग क्लोज लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। उस मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में उसके एक्सियल पॉइंट पोजीशन पे, स्पेसिफिकली सर्कुलर लूप के केस में उसके एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में भी हम मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं। अब इसमें ही एक सिचुएशन और रेज कर जाएगा। ये सारी सिचुएशन ध्यान से, अगर कुछ छूट रहा है, कुछ भूल गए, तो वापस से वीडियो में जाके रिवाइज करो, वापस से देखो। ओके, तो सारा कुछ जो है वीडियो जब देखते हो उसी में 2 मिनट पीछे जाके एक बार रिवाइज किया करो, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे फिर से कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो 5-5 मिनट के कुछ अगर मिसिंग हो रहा है दिमाग से तो उसको रिवाइज करते रहो। तो अब देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने बताया था करंट इन कॉइल इनटू एरिया ऑफ कॉइल। ओके, यहाँ पे 2 एरिया में नहीं आएगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा, तो 2 तो यहाँ पर है। ओके, सो करंट इन कॉइल। अब देखो यहाँ पे if x is बहुत larger than r, okay, x is बहुत larger, very large than r, then इस केस में ये देखो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर should be equal to या equivalent to x स्क्वायर। ओके, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को पावर 3/2 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x³। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो b जो है एक्सिस ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, ये हो जाएगा μ0 4π2m/x³। अब ये देखो सिमिलर फॉर्मूला है, ये एनालॉजी है। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो वहाँ पर भी क्या लिखते थे, 1/4πε0। तो यहाँ पे 1/4πε0 की जगह आता है μ/4π। ओके, याद रखेंगे 1/4πε0 लिखते थे यहाँ पे, वहाँ पे, और यहाँ पे μ/4π लिखेंगे, μ0/4π। वहाँ पे 2p/r³ लिखा था, जाके चेक करना 2p/r³ एक्सियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पे आप p/r³ लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में लूप के कारण या मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे 2p, p की जगह यहाँ पे m हो जाएगा, वही है r³ ही है। यहाँ पे r को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x³। इट इज वेरी सिमिलर फॉर्मूला टू कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। अगर x जो है बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वाला लूप जो है, ये x बहुत बड़ा हो गया तो ये वाला लूप जो है टाइनी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो इसको आप याद रखेंगे। सो ये आई होप की सर्कुलर लूप के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब हम इसका एप्लीकेशन भी सिखाते हैं आपको। एक और बता देते हैं, डिफरेंट केस में आपने शायद पढ़ लिया होगा। हाँ, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्म एट सेंटर ऑफ मतलब कि बैंड है,
पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का कुछ पार्ट ही है मान लेते हैं। तो ये वाला जो है इसमें करंट है I और ये इसका सेंटर है और ये है आपका रेडियस R, ये है आपका रेडियस R। सो हम मान लेते हैं कि रिफरेंस मान लेते हैं, एक रिफरेंस मान लेते हैं कि ये जो मान कहीं से एंगल थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा मान लिए। थीटा पे जो है हमने ये जो एलिमेंट कंसीडर किया आइडियल, डीएल कंसीडर करेंगे, ये जो डीएल, डीएल क्या हो जाएगा, डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये मान लेते हैं कि ये डी थीटा आपने डी थीटा, तो करंट एलिमेंट हो गया आई डी थीटा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगर देखेंगे डीएल आइडियल जो इधर है, तो ये जो होगा डीएल क्रॉस आर की बात करेंगे तो इन क्रॉस फील्ड हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा जाए, तो ये अगर मान लो कि ये जो है पूरा का पूरा जो है मान लेते हैं, तो ये dV की बात करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। देखो यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर पार्ट ऑफ सर्कुलर क्या कहते हैं, सर्कुलर आर्क का मतलब पार्ट ऑफ सर्कल की बात हो गया। ओके, सो इसमें पार्ट ऑफ सर्कुलर कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपल सा है, जैसे कि वहाँ पे ई का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना होता था तो आप डी क्यू कंसीडर करते थे पहले। डी क्यू के लिए भी आप चार्ज डेंसिटी, वो भी डिफरेंट सिचुएशन में, लीनियर है तो लैम्डा, सरफेस है तो सिग्मा, वॉल्यूम है तो रो, ये कंसीडर करते थे। अभी यहाँ पे करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं आइडियल। तो हमने क्या किया, इसमें छोटा सा ये आर रेडियस का सर्कुलर लूप का पार्ट है और ये पूरा सर्कुलर लूप का पार्ट जो है ये सर्कल जो है सेंटर पे, ये पार्ट जो है सेंटर पे कितना बनाएगा, टोटल एंगल जो बनाएगा 5 बनाएगा। टोटल एंगल क्या बनाएगा 5। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ही थीटा मान लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल है, यहाँ से इसके प्रेफरेंस से यहाँ से ये थीटा है और थीटा पे थोड़ा सा हमने डी थीटा का जो है एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसका लेंथ जो होगा करंट एलिमेंट का डीएल हो जाएगा। डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ओके, डीएल आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल आर्क लेंथ होता है। ओके, सो ये डीएल जो होता है आर डी थीटा हो जाता है, क्योंकि एंगल जो है डी थीटा है और रेडियस। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखोगे कि इधर है और इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर आर का डायरेक्शन देखो तो ये जो है आपका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखो यहाँ पर है आइडियल, और ये वेक्टर आर का डायरेक्शन देखो तो यहाँ से आइडियल से देखो तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन। अब आइडियल क्रॉस आर करेंगे, आइडियल क्रॉस आर करेंगे, इधर इनटू द प्लेन जा रहा है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, बी होगा यहाँ पे और डी बी को लिखेंगे कि ये क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कर लेते हैं और डी एल को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई, और ये हो गया आपका आई, डी एल को आर डी थीटा लिख लेते बाय आर स्क्वायर हो गया। सो डी बी इक्वल टू क्या हो गया जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और ये हो गया आपका डी थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, कोई इसमें डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ थीटा का इंटीग्रेशन और डी थीटा का होगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई को रखो भाई अपने पास, आई बाय आर को भी रखो भाई अपने पास, एंड सिंपली डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस रेफरेंस के यहाँ तक जो है
इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट की बात करेंगे तो 0 से थीटा कर लेते हैं। ओके, सो इस केस में याद रखें 0 से पाई कर लेते हैं, 0 से पाई कर लेते हैं। ये टोटल एंगल जो है यहाँ से ये आर्क जो है पूरा का पूरा आर्क सेंटर पे पाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे 0 to पाई कर दिया हमने। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इनटू फाई। आप इसको याद रखते हो, इस फॉर्मूला को बेसिक के तौर पे याद रखते हो, ठीक है जी। सो इसको आप याद रखो। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है, रेज कर जाता है डिफरेंट सिचुएशन, तो उसको कैसे हम लोग कोप अप करेंगे। ओके, सो इसमें देखो कि अगर मान लो कि जो है आपका कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के कारण कंप्लीट है सर्कल, तो इसके कारण अभी हमने माइटसोवेट लॉ का जो प्रीवियस जो है एक्सियल पोजीशन के लिए कैलकुलेट किया था, उसमें x = 0 पुट किया था, तो कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण क्या है, सेंटर पे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा। कंप्लीट सर्कल के लिए बात करेंगे तो कंप्लीट सर्कल के लिए फाई हो जाता है, पूरा आर्क जो है सेंटर पे कितना बनाएगा, फाई होगा 4 पाई बनाएगा, नहीं सॉरी 2 पाई बनाएगा 360 डिग्री। सो इस केस में b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इनटू 2 पाई। सिंपली वही वाला रिजल्ट जो अभी जस्ट हमने ड्राइव किया था, म्यू नॉट I बाय 2R। सो मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो म्यू नॉट I बाय 2R होता है। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न होगा तो यहाँ पर n आ जाएगा, इसमें n नंबर ऑफ टर्न अगर होगा तो यहाँ पर n आ जाएगा। if coil has n number of turns, then इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी लिखेंगे तो म्यू नॉट I की जगह n I लिखेंगे बाय 2R, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इस केस में आगे थोड़ा सा पहले केस बदल दें, हाँ सेमी सर्कल कर दें, तो सेमी सर्कल में देखो ये हो गया पाई हो गया और यहाँ पे पाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4R हो जाएगा, और n टर्न होगा तो यहाँ पे 4R हो जाएगा। ओके, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इनटू पाई का वैल्यू पाई पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए। ओके, सेमी सर्कल के लिए हाँ यहाँ पे सर्कल बना दो, फिगर भी बना दो। सेमी सर्कल के लिए जो होगा इसके सेंटर पे ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई, पाई का वैल्यू पाई हो जाएगा। क्वार्टर सर्कल की बात कर लेते हैं। क्वार्टर सर्कल का देखो, क्वार्टर सर्कल का अगर हम देखेंगे तो ये है आपका क्वार्टर सर्कल, तो फाई जो हो जाएगा पाई बाय 2 हो गया तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया तो ये 8 हो जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न है तो ये 8 हो, म्यू नॉट n I बाय 8R हो जाएगा। सेमी सर्कल की जगह क्वार्टर सर्कल की बात कर लेते हैं। ओके, सो ये आप आसानी से कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क या सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन, एट सेंट्रल पोजीशन, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो इसके अलावा हम बात करेंगे, अब जैसे कि 2-4 क्वेश्चन होता है फटाफट कर लो, वो समझ में आ जाता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये जो है आपका मान लीजिए करंट है I और ये जो है यहाँ से पॉइंट P है, ये है 30 डिग्री और ये जो है आपका $60 डिग्री।
ये वाला वैल्यू मान लेते हैं कि 4 मीटर है, यहाँ से ये पॉइंट जो ये सेपरेशन है 4 मीटर। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लिखोगे तो क्या लिखोगे? सो इस केस में देखो बच्चे, सो इसको आप जो है लिखोगे एग्जाम्पल। ओके, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पॉइंट P पे BP क्या होगा? तो फटाफट कर सकते हैं ना। देखो ये जो है आपका, अगर ये है आपका P Y, ये है आपका Y, और इसमें अगर हम देखें पॉइंट P यहाँ पर है और ये वाला लेंथ है 4, तो ये वाला जो हो जाएगा ये 30 डिग्री है, तो ये जो D होगा, D क्या हो जाएगा? 4, ये cos 30 है कि चलो cos 30 बोल देते हैं, तो 30 जाने देते हैं, तो √3 आ जाएगा। तो D इक्वल टू जो हो जाएगा, D इक्वल टू देखो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये जो लाइन है करंट कैरिंग लाइन, उसका जो है लाइन ये वाला होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, इस लाइन से परपेंडिकुलर करंट के डायरेक्शन और फ्लो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P का क्या है? D इक्वल टू 4 cos 30 डिग्री है। ओके, सो D इक्वल टू हो गया 4√3/2, दैट इज 2√3 हो जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे आप BP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? μ0I/4πD, एंड लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इस केस में लिखोगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू μ0I, और ये हो गया आपका 4πD की जगह 2√3 लिखेंगे, और आप अल्फा की जगह साइन 60 डिग्री लिखेंगे एंड बीटा की जगह साइन 30 डिग्री लिखेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका B इक्वल टू μ0I by a √3π, और ये हो गया आपका कितना? √3/2, और ये 1/2, तो ये हो गया B इक्वल टू μ0I, और ये देखो 2 भी आ जाएगा बाहर, तो 16√3π, एंड ये हो जाएगा √3 - 1। ये मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना नहीं होगा। इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन है, आपको फटाफट लेकिन कर सकते हैं इसको आधे घंटे में। अगर आप ऑफलाइन होते तो बिल्कुल आधे घंटे 45 मिनट में जितने क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, जितने वेरिएशन मेंस एडवांस सब तो हो जाता, लेकिन वीडियो के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो टाइम लगेगा कितना? 1 क्लास नहीं तो 2 क्लास लगेगा, ठीक है, हम कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके लिए होमवर्क है, ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, और ये देखता हूँ मैं इसमें मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन आपको शुरू के जो आप मेंशन किया जाएगा उसके 20 क्वेश्चन आपको कल करना होगा, उसको डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक बना देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।